नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जियान मा की चाइना ड्रीम। इसके कुछ अंशों पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, जियान मा मतलब वो लेखक जिनकी किताबें चीन में बैन है। वो बाहर रहकर भी चीन के बारे में, वहाँ के सच के बारे में लिखते रहे हैं, खासकर वो सच जिसे शायद छुपाने की कोशिश होती है। बिल्कुल। और ये अंश हम एक ऐसे किरदार से मिलाते हैं, मा दाऊदे। ये साहब चाइना ड्रीम ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। चाइना ड्रीम ब्यूरो सुनने में बड़ा आधिकारिक सा लगता है। हाँ, है भी। इनका काम है चीन का जो ऑफिशियल सपना है उसे उसे आगे बढ़ाना, प्रमोट करना। लेकिन पेंच ये है कि इनका अपना अतीत वो इन्हें चैन नहीं लेने देता। और ये अतीत कोई मामूली अतीत नहीं है। सांस्कृतिक क्रांति मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन की वो भयानक यादें, वो उथल पुथल वाला दौर। हाँ, वो यादें इन्हें अंदर से खाई जाती हैं। तो एक तरफ सरकारी सपना, दूसरी तरफ निजी जिंदगी का, कहें तो एक भयानक सच। और लेखक ने खुद भी ये माना है कि कहानी में हकीकत और फसाना मतलब सच और कल्पना मिले हुए हैं। अच्छा। जैसे 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 देखिए, चाइना ड्रीम ब्यूरो जैसी कोई संस्था या फिर वो बुजुर्ग जोड़ों के लिए सामूहिक शादी की सालगिरह का कार्यक्रम, ऐसी चीजें आपको आज के चीन में शायद दिख भी जाए। कम से कम उनका कुछ रूप तो दिखेगा ही। हाँ, सुना है मैंने भी इनके बारे में। और वो दो अजीब चीजें भी, एक काल्पनिक चाइना ड्रीम सूप जिसे भूलने का काढ़ा भी कहा है, और दूसरा वो चाइना ड्रीम डिवाइस या वो न्यूरल इम्प्लांट जिससे यादें मिटा सकें। ये सब तो पूरी तरह लेखक की कल्पना है। जाहिर है। तो ये फिक्शन का इस्तेमाल करके एक बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे वो जो देश की आधिकारिक कहानी है और जो एक इंसान का अपना भोगा हुआ सच है, उसके बीच हमेशा एक तनाव रहता है, एक कश्मकश चलती रहती है। तो चलिए फिर इस दुनिया में उतरते हैं, माँ दाऊदे की इस अंदरूनी कश्मकश को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? उनकी यादों से? हाँ, मुझे लगता है वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। सांस्कृतिक क्रांति की वो यादें, वो सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, वो कहानी के केंद्र में है। और ये बहुत भयानक यादें हैं। मतलब सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल नहीं, बल्कि निजी स्तर पर हिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा। वो गुटों की लड़ाइयाँ, जैसे एक तरफ ईस्ट इज रेड गुट था, दूसरी तरफ मिलियन बोल्ड वॉरियर्स आपस में ही लड़ रहे थे, मार काट मची थी। और उस दौर में रिश्ते कैसे बदल गए, दोस्ती दुश्मन बन गए। हाँ, जैसे वो सॉन्ग बिन का जिक्र आता है, कभी साथ ही रहा होगा फिर दुश्मन बन गया। ये सब बहुत आम था उस वक्त। फिर अध्यापकों पर जो अत्याचार हुए, सरेआम बेइज्जती, मार पिटाई, और फिर माँ दाऊदे के अपने माँ बाप की मौत, वो भी उसी दौर की हिंसा का नतीजा थी। हाँ, बहुत दुखद। और सबसे तकलीफदेह बात शायद ये है कि माँ दाऊदे खुद उस हिंसा में शामिल था, उसकी अपनी भागीदारी थी। हाँ, ये पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे वो साथी छात्र था याओ जियान, उसे पीट पीट कर मार डालने में इसका भी हाथ था। कर जिंदा दफना देना, सोचिए जरा। ये सब भूलना तो नामुमकिन है। कोई कैसे भूल सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही हो रहा है माँ दाऊदे के साथ। ये यादें उसे छोड़ती नहीं हैं। कभी सपनों में आ जाती हैं, कभी दिन में अचानक ख्यालों में कौंध जाती हैं। वो एकदम से परेशान हो उठता है। हाँ, अंशों में ये साफ दिखता है कि वो कितना बेचैन है, कितना त्रस्त है इन यादों से। जैसे एक बोझ है जो उतर ही नहीं रहा। बिल्कुल, वो छटपटा रहा है इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। और यहीं से कहानी का वो व्यंग्यात्मक पहलू सामने आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। चाइना ड्रीम की विडंबना की बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, एक तरफ तो है वो आधिकारिक चाइना ड्रीम, राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विजन, राष्ट्रीय गौरव, देश का कायाकल्प, एक महान भविष्य, ये सब। हाँ, और पार्टी इसे जोर शोर से प्रमोट कर रही है। लक्ष्य ये है कि हर नागरिक का अपना सपना वो देश के इस बड़े सामूहिक सपने का हिस्सा बन जाए, निजी सपनों की जैसे कोई जगह ही ना रहे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है माँ दाऊदे का ये काल्पनिक विभाग, चाइना ड्रीम ब्यूरो, और उसका ये अजीब गरीब आइडिया चाइना ड्रीम सूप बनाने का। या फिर कोई डिवाइस, कोई न्यूरल इम्प्लांट जिससे लोगों की यादें ही मिटा दी जाएं या उन्हें कंट्रोल किया जा सके। हाँ, और यही तो सबसे बड़ा व्यंग्य है। मतलब जिस महान चाइना ड्रीम को स्थापित करने के लिए माँ दाऊदे दूसरों की यादें मिटाने का सपना देख रहा है, उसी तरह के किसी भूलने के काढ़े की, किसी ब्रॉथ ऑफ एमनीशिया की जरूरत उसे खुद है, अपने भयानक यादों से बचने के लिए। एग्जैक्टली। वो खुद अपनी ही कल्पना के जाल में फंसा हुआ है। वो दूसरों की यादें मिटाना चाहता है ताकि वो अपनी यादें भूल सके। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। वाकई।
और ये अतीत सिर्फ उसकी यादों तक ही सीमित नहीं है ना, यह उसके आज में भी दखल देता है, जैसे वो पुराने साथी। हाँ, सांस्कृतिक क्रांति के दौर के साथी या दुश्मन जैसे वो सोंगबिन का किरदार है। अब वो पार्टी में ऊंचे ओहदे पर है। अच्छा, वही सोंगबिन। और ये सिर्फ लोगों के रिश्तों में ही नहीं दिखता, वर्तमान की घटनाओं में भी अतीत की गूंज सुनाई देती है। जैसे वो याओबांग गांव वाला किस्सा है, जब उस गांव को तोड़ा जा रहा था विकास के नाम पर। हाँ, तो वो मंजर देखकर माँ दाऊदे को फिर से सांस्कृतिक क्रांति के दिनों की क्रूरता, वो तोड़फोड़, वो बर्बरता याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो दो पार्टों के बीच पिस रहा है, अतीत और वर्तमान के बीच। सही कहा, वो एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक तरफ पार्टी का बड़ा अधिकारी, शानो शौकत, ताकत, और दूसरी तरफ वो अतीत के डरावने साए, जिनसे वो भागना चाहता है पर भाग नहीं पाता। और इस ऊपरी चमक दमक के नीचे का खोखलापन भी लेखक ने दिखाया है। हाँ, वो भ्रष्टाचार वाली बात अधिकारियों के बीच, जैसे वो तोहफे में सोने की ईंटों वाले मून केक का जिक्र है। हाँ, मून केक के अंदर सोने की ईंटें, मतलब ऊपरी तौर पर परंपरा निभाने का दिखावा, लेकिन अंदर भ्रष्टाचार। और फिर माँ दाऊदे की अपनी निजी जिंदगी, नैतिक पतन, कई रखेले रखना। बिल्कुल, ये सब चीजें दिखाती हैं कि पार्टी की जो ऊंची ऊंची विचारधारा वाली बातें हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसमें कितना बड़ा फर्क है। पाखंड साफ नजर आता है। सोंगबिन का वो सोने की ईंटें भेजना भी तो इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, और माँ दाऊदे का अपनी रखेलों के साथ जैसा व्यवहार है, वो सब दिखाता है कि कैसे सत्ता और पैसा इंसान को बदल देते हैं, या शायद उसके अंदर का असली रूप बाहर ले आते हैं। लेखक जियान मा ने कहीं कहा भी था, शायद किसी इंटरव्यू में, कि वो लिखते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, झूठे यूटोपिया पर गुस्सा आता है। मतलब एक ऐसी नकली जन्नत बनाने की कोशिश पर जो सच को दबाकर खड़ी की गई हो। सही, और उनका एक बड़ा मकसद यही है कि सांस्कृतिक क्रांति की सच्चाई को सामने लाया जाए, उस सच को जिसे शायद मिटाने की, भुला देने की कोशिश लगातार होती रही है। वो चाहते हैं कि इतिहास के उस हिस्से को नजरअंदाज ना किया जाए। हाँ, और उनकी उम्मीद ये है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब चीन के लोग, आम लोग, बिना डरे सच बोल सकेंगे और अपने खुद के सपने देख सकेंगे। वो सपना नहीं जो सत्ता उन पर थोप रही है। उनकी अपनी कहानी भी तो यही दिखाती है ना। देश में बैन होने के बावजूद बाहर रहकर भी वो लगातार लिख रहे हैं, सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी जिंदगी खुद एक तरह का प्रतिरोध है। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें क्या दिखाते हैं? यही कि किसी इंसान का अतीत, खासकर अगर वो बहुत ज्यादा हिंसक और दर्दनाक रहा हो, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप उसे किसी बड़े राष्ट्रीय नारे के नीचे दबाने की कोशिश करें या भविष्य के सुनहरे सपनों के नीचे, वो रहेगा जरूर। हाँ, और वो चाइना ड्रीम सूप जैसी कल्पना, वो असल में इसी हताशा को दिखाती है, एक बेताबी कि काश इन बुरी यादों से छुटकारा मिल जाता, इन्हें मिटाया जा सकता। और ये भी साफ होता है कि सच को और यादों को दबाना कितना मुश्किल है, नामुमकिन सा, चाहे वो एक अकेले इंसान की यादें हों या फिर एक पूरे समाज की सामूहिक यादें। बिल्कुल, लेखक की अपनी कहानी भी यही साबित करती है। तो ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई भी राष्ट्रीय सपना, चाहे वो कितना भी भव्य क्यों ना हो, क्या वो लोगों के निजी सच को, उनके भोगे हुए इतिहास की कड़वी सच्चाइयों को मिटा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि याददाश्त को मिटाने की कोशिश का नतीजा क्या होता है, चाहे वो किसी काल्पनिक सूप से हो या फिर सरकारी आदेशों से या इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने से। इसके अंजाम क्या हो सकते हैं? क्या हम वाकई अतीत से पीछा छुड़ा सकते हैं, या फिर वो किसी ना किसी रूप में लौटकर हमें परेशान करता ही रहेगा? ये सवाल वाकई सोचने वाले हैं, और शायद जियान मिया की किताब हमें इन्हीं सवालों से जूझने पर मजबूर करती है। भयानक लड़ाइयां थी वो। विचारधारा के नाम पर खूनी संघर्ष है ना। जी हाँ, और स्रोत में जो डिटेल्स हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जैसे वो लाल गोदाम वाली लड़ाई, वहां लाशें सड़ रही थीं, भयानक माहौल था। ओह। या फिर अस्पताल वाला वाकया, जहां माँ दाऊदे ने अपने ही दोस्त याओ जियान को कैंची से मार दिया। अपने दोस्त को? हाँ, और यहाँ तक कि दुश्मनों को जिंदा दफनाने जैसी बातें भी हैं। ये सब दिखाता है कि माँ दाऊदे पर कितना गहरा आघात हुआ है और वो कितना अपराध बोध महसूस कर रहा है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इन भयानक यादों से बचने के लिए वो इतने अजीब काल्पनिक रास्ते सोचता है। जैसे पहला, वो चाइना ड्रीम डिवाइस। हाँ, वो न्यूरल इम्प्लांट, जिसका मकसद है कि लोगों के निजी सपनों को हटाकर एक सामूहिक चाइना ड्रीम डाल दिया जाए। मुझे तो ये सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, ये काफी डरावना विचार है।
कि कोई बाहरी ताकत आपके सपनों को कंट्रोल करे। और फिर दूसरा है वो चाइना ड्रीम सूप। ओल्ड लेडी ड्रीम्स ब्रोथ ऑफ एमनीशिया, भूलने का काढ़ा। हाँ, माँ दाऊदे इसे बनाना चाहता है ताकि वो अपनी भयानक यादें मिटा सके। और उसे बनाने की विधि वो तो एकदम ही अलग दुनिया की है ना? स्रोत में लिखा है कि उसमें चाहिए अदरक जिसे किसी लाश ने चूसा हो। काली बिल्लियों का खून, आंसू और वो पौराणिक पीली नदी का पानी, मतलब पूरी तरह से काल्पनिक कीमियागिरी जैसा। ऐसा लगता है कि यादें इतनी भयानक हैं कि उन्हें मिटाने के लिए कोई आम तरीका काफी नहीं है। बिल्कुल, उन्हें मिटाने के लिए उतनी ही भयानक या कहें अजीबोगरीब नुस्खे की जरूरत महसूस होती है किरदार को। तो जैसा हमने कहा, लेखक ने साफ किया है कि ये सूप और डिवाइस असली नहीं है, काल्पनिक है। जी। तो फिर सवाल उठता है कि कहानी में इनकी जरूरत क्यों पड़ी? ये क्या दिखाते हैं? हाँ, यहीं पर उपन्यास गहरा हो जाता है। ये काल्पनिक चीजें असल में उस तनाव को उजागर करती हैं जो इतिहास के कड़वे सच और आज के सरकारी नैरेटिव यानी चाइना ड्रीम के बीच मौजूद है। अच्छा, मतलब अतीत और वर्तमान के बीच का तनाव। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अतीत का बोझ आज भी लोगों पर है और कैसे सत्ता वो अक्सर कोशिश करती है कि लोगों की अपनी यादों को मिटा दिया जाए या उन्हें सरकारी कहानी के हिसाब से बदल दिया जाए। तो ये डिवाइस और सूप एक तरह के प्रतीक हैं? हाँ, उपन्यास इनका इस्तेमाल करके स्मृति, सच और सत्ता के इस खेल पर सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि जब सच को दबाया जाता है तो लोग उससे बचने के लिए कल्पना में कभी-कभी खतरनाक रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये उपन्यास सांस्कृतिक क्रांति की क्रूर सच्चाई दिखाता है। जी। और ये भी कि कैसे उसका दर्द झेलने वाला नायक उससे बचने के लिए ऐसे काल्पनिक साधन सोचता है, जादुई सूप, दिमागी मशीनें। सही कहा। यथार्थ और कल्पना का यही मेल हमें याददाश्त और उस पर नियंत्रण के मुश्किल सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद छोड़ जाना चाहिए सोचने के लिए कि कैसे ये कहानी, जिसमें इतनी हिंसा है और यादें मिटाने की ये काल्पनिक तकनीक है, ये कहीं ना कहीं आज की हमारी दुनिया की चिंताओं से भी जुड़ती है। जैसे राष्ट्रीय नियंत्रण या लोगों की सोच को बदलने की कोशिशें। क्या अपनी दर्दनाक यादों को मिटाने की इच्छा, क्या वो वाकई मुक्ति है या फिर वो खुद एक खतरनाक भटकाव बन सकती है? तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का विरोधाभास है या लेखक इसके जरिए मतलब समकालीन चीन के बारे में कुछ बड़ा कह रहे हैं? देखिए, लेखक जियान मा खुद चीन से निर्वासित हैं, तो जाहिर है वो इस कहानी का इस्तेमाल सरकारी दमन की आलोचना करने के लिए कर रहे हैं। और वो जबरदस्ती थोपी गई भूलने की बीमारी, स्टेट इम्पोज्ड अमनीशिया जिसे कहते हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो सांस्कृतिक क्रांति की उन सच्चाइयों को सामने लाना चाहते हैं जिन्हें दबा दिया गया है या जानबूझकर भुला दिया गया है। तो संक्षेप में कहें तो ये उपन्यास एक तरफ व्यक्तिगत और राष्ट्रीय इतिहास का भारी बोझ दिखाता है और दूसरी तरफ राज्य का कंट्रोल किया हुआ साफ सुथरा भविष्य, वो चाइना ड्रीम, इनके बीच का जो तनाव है वो दिखाता है। और माँ दाऊदे का किरदार इसी संघर्ष का एक तरह से प्रतीक बन जाता है। हाँ, वो अतीत के भूतों और वर्तमान की मांगों के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। और कहानी का अंत भी शायद इसी तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल, माँ दाऊदे अपनी यादों से इतना परेशान हो जाता है कि वो उन्हें मिटाने के लिए क्या करता है, वो काल्पनिक भूलने का काढ़ा या वही चाइना ड्रीम सूप बनाने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन यही कोशिश अंत में सबके सामने उसकी बर्बादी का कारण बनती है, उसका पतन हो जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, कि क्या होता है जब कोई समाज या कोई व्यक्ति अपने दर्दनाक अतीत का सामना करने के बजाय उसे जबरदस्ती मिटाने की कोशिश करे। लेखक का नजरिया तो साफ लगता है। हाँ, कि अतीत के दुष्स्वप्नों का सामना करना, उन्हें स्वीकार करना जरूरी है, उन्हें मिटाने की कोशिश अक्सर और ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।